गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। मतलब कि क्या अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ हुमा एंड अब्दुल्ला। लेकिन जिसका खदशा था ना हुमा, वो ज़रा परेशानी अब हमारे सर पर मंडलाना शुरू हो गई है, जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। यू नो, एट द सेम टाइम विद द सेम टोकन हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि जितनी सख्ती हम पब्लिक स्पेसेस बंद कराने पर कर रहे हैं या करेंगे, अब चूँकि 10 बजे का नोटिफिकेशन आ गया है, शादी हॉल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, 10 बजे अब बंद करने होंगे, करने चाहिए। उतनी ही सख्ती या एटलीस्ट उससे ज्यादा सख्ती पब्लिक स्पेसेस पे मास्क पहनने पे भी तो करें। भाई ये उस पे कोई फाइन नहीं कर रहा। अब उस पे फाइन, आप चाहते हैं कि उस पे फाइन हो जाए तो शायद वो भी हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि ये कोई नई बात रही नहीं है। अब दोबारा से बताना कि जी क्यों आपने मास्क पहनना है, क्यों आपने सैनिटाइज करना है, क्यों लोगों से डिस्टेंस रखना है, ये बड़ी अजीब सी बात होगी। पूरा साल कर क्या रहे थे, मतलब यही हो रहा था ना पूरा साल, तो अब तक तो रट जाना चाहिए था। तो हम ये आपको रोज हर सुबह आप देखते होंगे, बल्कि ये हमारे लिए भी एक चेंज है, बीच में हमने ये बात करना छोड़ दी थी, बट दिस चेंजेस फॉर अस ऑल्सो कि हर सुबह हम इधर आते हैं और आपको दोबारा थोड़ा सा वार्न करते हैं कि ये जो सेकंड वेव है ये आ चुकी है, ये बिल्कुल आ चुकी है, कर दिया गया है ऑल्दो मास्क पहनना, लेकिन उस पर कौन इस्लामाबाद में तो आपको पता है कि कल बिल्कुल कर दिया है कि यू कैन नॉट स्टेप आउट इन पब्लिक, यू शुड नॉट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस विदाउट अ मास्क। ये मैंडेटरी होना चाहिए और इस पे कार्रवाई होगी तो मैंडेटरी होगा ना। तो एक सेकंड, कहना जस्ट से आज के शो में हम ये बात करते रहेंगे, बार बार ये बात करते रहेंगे, बिकॉज अब ये थोड़ी सी हमारे हाथों से बात निकलती जा रही है और एक दफ़ा हम कंट्रोल कर चुके हैं, वी वर डिसिप्लिन्ड अबाउट इट, वी हैव टू डू इट अगेन। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज ऑफ दिस आवर। कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी, रात 10 बजे तमाम मार्केट्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला। मास्क पहनना लाजमी करार, कोरोना से बचना है तो NCOC की हिदायत पर अमल करना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अपरदीर का दौरा, पेशावर धमाके के जख्मियों की भी अयादत की। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्द और उनके सहूलतकार बच नहीं पाएंगे। और कौमी विमेन फुटबॉल टीम का 7 साल बाद शुरू होने वाला तरबियती कैंप पंजाब स्टेडियम लाहौर में जारी, प्रैक्टिस मैच भी खेला। अच्छा, जो ड्यूरिंग द टॉप स्टोरी आपने एक फौजी अफसर की तस्वीर देखी थी, इनसे आप बहुत सारे फेमिलियर हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर तो फेमिलियर हैं ही, मे बी मिलेनियल्स इतने फेमिलियर ना हों, लेकिन आई एम श्योर उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिपीट में इनको अपने घर में टेलीविजन स्क्रीन पर ज़रूर देखा होगा। तो ये टर्म अल्फा ब्रावो चार्ली तो आपने सुना ही होगा यकीनन, और आपको याद होगा कि हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का अब तो एक वो कल्ट स्टेटस उसने फॉर्म कर लिया कि पीपल हैव वॉच्ड इट, पीपल लव टू वॉच इट अगेन एंड अगेन। वो एक हमारा ड्रामा सीरीज था, तो वो वाले कर्नल कासिम जो होंगे ना आज हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। बात तो हमने वो अब कर्नल है ना, तो हाँ ऑब्वियसली अब तो हम उस वक्त तो कैडेट से निकल गई थे, वो क्या कहानी थी? खैर अगर वो मौका देंगे और इजाजत देंगे ना तो हम जरा उनसे वो वाली कहानी भी पूछेंगे। अच्छा जी, बट कमिंग बैक टू, हमने आपसे कहा था कि हमने आपको थोड़ा सा, कुछ कागज आपके पास हैं और आपके कुछ कागज मेरे पास हैं। सॉरी टू लेट फॉर दैट, अब ये सारे मेरे हो चुके हैं, ये भी दे दें मुझे, आई लव पेपर्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी कोरोना की हमने दोबारा बात करनी है, बिकॉज हमें ऐसी फीलिंग सी हो रही है कि इसको इतना सीरियसली अब लिया नहीं जा रहा। अभी हम आपको दोबारा से बहुत बार दिखा चुके हैं, लेकिन आज दोबारा से हम आपको वो ग्राफिक्स भी दिखाएंगे जिसमें अगर आप मास्क पहने ना पहने तो इन सारों की, ये लें जी सामने स्क्रीन पे आ गया है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप देख लें, आपको परसेंटेजेस में बता दिया गया है कि आप कितने एट रिस्क हैं। अब्दुल्ला, हमने कितनी बार ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स के दिखाया है, अगर एक शख्स है जिसको कोरोना है, उसने मास्क नहीं पहना हुआ और आपने पहना हुआ है, आपको कोरोना नहीं है, तो 70% चांसेस हैं कि आपको कोरोना हो जाएगा, क्योंकि उस शख्स ने नहीं पहना हुआ जिसको है। अगर उस शख्स ने मास्क पहना हुआ है जिसको कोरोना है और आपने नहीं पहना हुआ और आपको कोरोना नहीं है, तो 5% फिर भी चांसेस हैं कि आपको कोरोना हो जाएगा। और अगर इन दोनों ने, यानी जिसको कोरोना है और जिसको कोरोना नहीं है, दोनों ने मास्क पहना हुआ है, तो सिर्फ ये परसेंटेज, रिस्क की परसेंटेज
1.5 तक आ जाएगी। अब आप खुद ही सोच लें कि कितना सहूलत हो जाए ना कि अगर आप पहन रहे हैं, आप भी पहन रहे हैं, आपके दोस्त, आपके कॉलीग सारे पहन रहे हैं, स्कूल वगैरह में भी। अब जरा स्टॉप प्लेइंग विद माय पेपर्स, प्लीज़ वापस कर दें। तो लिहाजा ये बहुत बेहतरी हो जाएगी। आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और मास्क पहनना लाजमी है। NCOC ने हिदायत जारी कर दी, लेकिन इस पर अमल कराना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सख्ती करनी पड़ेगी। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए सेहत बता चुके हैं दुनिया के कई ममालिक में तबाही मचाने वाले कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान में भी आ चुकी है। एक दफ़ा दोबारा सुन लें। कोई शक नहीं कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वायरस की दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी है। आज से चंद हफ्ते पहले दिन में 400-500 के करीब नए केसेस होते थे। इस वक्त इनकी तादाद हर रोज़ 700-750 इस रेंज में आ चुकी है। अमवात जो कोरोना के ज़रिए हो रही हैं उनमें भी इजाफ़ा हुआ है। हम इस सूरत हाल में आ रहे हैं कि हमें इसमें कुछ सख्ती करना या कुछ पाबंदियों को सख्त करना नागुज़ीर होता नज़र आ रहा है। सो ये आपके सामने सूरत हाल है। NCOC ने कोरोना से बचाव के लिए अहम फैसले किए हैं। रात 10 बजे तक तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स बंद करना होंगे। पब्लिक पार्क्स शाम 6 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। सबसे अहम ये कि अवामी मकामात पर मास्क पहनने पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। इस्लामाबाद में तो इस सिलसिले में 2 माह के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। DC इस्लामाबाद का कहना है कि एक दिन वार्निंग देंगे, लेकिन उसके बाद जुमे की रात से जो मास्क नहीं पहनेगा उसे गिरफ्तार। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ठीक किया, बहुत जबरदस्त बात कर दी है। अदरवाइज ये तो बहुत ही चांस ही नहीं है कि कोई सुन ले। मैं तो कहती हूँ आप इसको पूरे मुल्क में कर दें, या आप इस्लामाबाद तक इसको रखने की क्या जरूरत है। तो और लिटरली सिर्फ अगर मास्क पहन लेना, सारे लोग मास्क पहन ले, तो कोई मार्केट, कोई दुकान, कोई प्लाजा बंद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर सिर्फ मास्क की पाबंदी हो जाए तो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, तो ये लिहाजा एक दफ़ा फिर हम आपको याद दिला रहे हैं कि अब भी ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर पर कोई समझौता किए बगैर कोरोना की दूसरी लहर से हम बचें, और ये डूएबल है। हम कर चुके हैं एक दफ़ा। ये जो देख रहे हैं ना हम विजुअल्स इस वक्त, ये मुझे ज़रा खौफ ज़्यादा कर देते हैं विजुअल्स के। इस तरह बाजार भरे हुए हैं, मास्क हैं ज़रूर दिखाने के लिए, लेकिन नाक से भी नीचे उतरे हुए हैं। डू इट एंड डू इट राइट। मतलब इसको हाफ बेक चीज़ क्या करनी है, आपको पता तो है कि ये क्यों पहन रहे हैं। अच्छा जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज नौशीन हामिद ने हमें ज्वाइन किया। नौशीन साहबा, NCOC ने वाजे कर दिया कि कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान में आ चुकी है। नोबडी हैज़ एनी डाउट अबाउट दैट एनी मोर, और इसके लिए सख्त एहतियात करना पड़ेंगे। तो फिलहाल तो मास्क लाजमी करार दिए गए हैं। इसके बाद क्या कुछ सोचा है आपने, नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए जी, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हर दिन आए जो नंबर्स हैं हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, तो ये एक शदीद खतरे की अलामत है कि अगर SOPs पे अमल दरामद ना किया गया तो केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसके अंदर फेस मास्क तो सबसे पहली चीज़ है और उसको मैंडेटरी करना पड़ेगा अब, क्योंकि अवाम खुद से अपनी जिम्मेदारी को इस वक्त महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है हुकूमती इक़दाम अब यही होंगे कि हम इसको इन्फोर्स किस तरह कर सकते हैं। तो आज जिस तरह से बताया गया है कि ये 2-1 दिनों के अंदर इसके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है एक्शन लिया जाएगा, जुर्माने भी होंगे अगर कोई बाहर अपने घर से बाहर जो है वो मास्क के बगैर निकलना जो है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर तो इसको फौरी तौर पे मैंडेटरी करार दे दिया गया है कि कोई शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा मास्क के बगैर। इसके अलावा दुकानों में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जो है वो SOPs को स्ट्रिक्टली जो है वो अब इन्फोर्स कराया जाएगा, और हुआ भी है। कहीं कुछ जगह पे जुर्माने हुए हैं, कई जगहों पे जो है वो रेस्टोरेंट्स के अमले को अरेस्ट भी किया गया है। तो ये अब सारे SOPs जो NCOC की तरफ से हैं उनकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है अब वो हुकूमत करवाएगी। नौशीन साहब, वफाकी हुकूमत बड़े फैसले वाजे कर रही है, हिदायत बड़ी खुलकर देती है, लेकिन हमने आज तक सड़कों बाज़ारों पर उस पर अमल होता नहीं देखा है। मास्क की पाबंदी ले लें, आप मुझे बताएं, किसी भी बाज़ार, चौक चौराहे, चुरंगी पर आप निकल जाएं, किस तरह ये पॉसिबल होगा? हुकूमत कैसे इसे नाफिज कर पाएगी? क्या किया जाए कि इन हिदायत को लोग संजीदा लें? एक सजेशन हमने दी थी, मे बी आप ट्रैफिक पुलिस का इस्तेमाल कर सकें, पुलिस का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि अदरवाइज ये अज्यूम कर लेना कि आपने कह दिया और लोग मास्क पहनेंगे, लोग नहीं मास्क पहनेंगे। देखिए जी, हुकूमत बार बार जो है, मैं समझती हूँ वज़ीर आज़म से लेके हेल्थ मिनिस्टर से लेके
बाकी तमाम भी जो इस वक्त हमारे ओहदेदारान हैं, सब इस चीज़ के ऊपर बार बार फोकस करें कि अवाम को अपनी जिम्मेदारी को समझना है। हुकूमत तो अपना किरदार अदा कर रही है, मगर जब तक लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि उनके ताबन के बगैर हम इस चीज़ से नहीं नबज़रमा हो सकते, तो तब तक जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। मगर बहरहाल हुकूमत जो है वो इस चीज़ पे गौर कर रही है कि जो लॉकडाउन्स हैं वो जैसे कि इस्लामाबाद में शुरू भी हो गए हैं मिनी लॉकडाउन्स, अगर लोग अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर हमें ये स्मार्ट लॉकडाउन्स की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा और जुर्माने और गिरफ्तारियां जो हैं वो फिर होंगी जहां पर SOPs की खुला खिलाफ वर्जी होगी। नौशीन साहब, ऑब्वियसली बड़ी अलार्मिंग ये भी सिचुएशन है क्योंकि हालात हमें बिल्कुल बता रहे हैं कि कोरोना अभी इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाला। पाकिस्तान में देख लें, आप दुनिया भर में देख लें तो यही नज़र आ रहा है। हमें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो अगर ऐसा ही है तो मास्क, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, इनका नफाज भी होना चाहिए और इसके लिए कानून साजी हो तो ही बेहतर होगा। तो क्या हुकूमत ऐसा कुछ सोच रही है करने के लिए? जी बिल्कुल, ये कोरोना और चूँकि अब जिस तरह से हमें बाहर की इंटरनेशनल ये भी खबरें आ रही हैं कि कोरोना के बाद मज़ीद वायरसेस भी हो सकते हैं, तो ये अब एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और हमें इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी कोई पेंडेमिक आता है या इस किस्म की कोई और वबा आती है तो उसके लिए हमें अपने तमाम मुल्की अदारों को जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ता है। ये पहली दफ़ा थी, इसलिए SOPs को अमल दरामद कराने में और मुख्तलिफ जैसे कॉलेजेस क्लोज करने थे, स्कूल्स क्लोज करने थे, शादी हॉल्स क्लोज करने थे, तो ये सारे अदारों को एक पेज पे लाने के लिए बिल्कुल कानून साजी जो है वो फाइनल मराहिल में है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये फेडरल इमरजेंसी रिस्पॉन्स के नाम से एक नई कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। और उसके अलावा NIH जो हमारा इदारा है जो कि ये तमाम इन्फेक्शस डिजीज़ से डील करता है और इस किस्म की वबाओं और पेंडेमिक के लिए इस दफ़ा भी उन्होंने बड़ा मेजर रोल प्ले किया था, जहां उसकी डायग्नोसिस थी, उसकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सारे जितने भी इसके लिए हमें इकदाम लेने पड़े थे, तो NIH को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उसके दायरा कार को मज़ीद वसी किया जा रहा है और उनकी ड्यूटीज़ जो हैं और उनका जो मैंडेट है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो ये कुछ कानून साजी हैं जो आने वाले दिनों में आप पार्लियामेंट में देखेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। नौशीन हामिद साहबा हमारे साथ मौजूद थी और कुछ फैसले हैं जो किए गए हैं, कुछ फैसले हैं जिन पर कानून साजी की जा रही है। वी जस्ट होप एंड प्रे कि इन फैसलों पर अमल दरामद भी हो और लोगों को सहूलत देने का भी ख्याल किया जाए। और सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मास्क पहनने पे कुछ करें, मास्क पहनाएं लोगों को। आपको पता है कि कितनी आपकी बहन UAE में रहती हैं और आप बता रही थी मुझे कि अगर मास्क यहाँ पे भी होना तो 500 दिरहम का फाइन कर देते हैं। इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि आपका मास्क सही प्लेस ना किया हो, प्लेसमेंट सही ना हो तो उस पे जो है वो आपको जुर्माना पड़ रहा है। तो लिहाजा आपको ये भी पता होगा कि इतने सालों से हम शो कर रहे हैं, हम एवी बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे जब तक एक्चुअली सिचुएशन उस तरफ ना जा चुकी हो। इस साल के शुरू में हम आपको याद दिलाते थे, ऑफ कोर्स पूरा लॉकडाउन था, एक चल रहा था पूरे मुल्क में, तो हम साथ साथ आपके थे और आपको बताते रहते थे। उसके बाद सिचुएशन बेहतर हो गई, हमने भी कहना बंद कर दिया, लेकिन नाउ वी आर बैक एट इट। सो प्लीज़ लिसन टू अस व्हाट वी आर सेइंग, बिकॉज ये सब कुछ हो रहा है। एवी तो नहीं है 10 बजे सारी चीज़ें बंद करने के नोटिस आ रहे हैं। अच्छा जी, वी नीड टू मूव ऑन, लेकिन अभी शो रहता है तो हम आपको दोबारा से ये याद दहानी कराते रहेंगे। फिलहाल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कौमी वुमेन फुटबॉल टीम का। आपको बताएं कि 7 साल बाद शुरू होने वाला तरबियती कैंप जो है वो पंजाब स्टेडियम में इतवार तक जारी रहेगा और कैंप में मुल्क भर से 29 प्लेयर्स बाय द वे जो हैं वो विमेन प्लेयर्स दे आर टेकिंग पार्ट, हिस्सा ले रही हैं। खवातीन खिलाड़ी कोच डैनियल लेमोन्स की जेर निगरानी 2 सेशन में ट्रेनिंग कर रही हैं। पाकिस्तान फुटबॉल टीम की खिलाड़ियों ने दोपहर के सेशन में मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेला और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए। मावन कोच का क्या नाम है? कप्तिया जमशेद ने कहा कि ये मैंने पहले दफा नाम सुना, मैंने भी नहीं सुना हुआ। कप्तिया जमशेद, कप्तिया जमशेद ने कहा कि तरबियती कैंप से खिलाड़ियों की महारत में इजाफा होगा। सो दैट इज़ इट, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं इनकी तरफ से भी, लेकिन वी आर वेरी होपफुल एंड बेस्ट ऑफ लक टू द गर्ल्स।
it's so impressive to see so many young girls, young women interested in this sport and actually thinking कि अगर हम वाकई कुछ करें तो हमारा मतलब एक करियर बन सकता है, which is so good. अगर आपका पैशन आपका करियर बन जाए ना तो इससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. बहुत रेयर चांसेस होते हैं और इसमें आपने भी बड़ा अहम किरदार अदा करना होता है. तो करना होता है. You have to push yourself and at the same time जो आपका peer pressure होता है, जब कुछ बहन भाई रिश्तेदार अम्मी अबू दोस्त कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं तुम फुटबॉलर बनना चाहती हो लेकिन नहीं तुम डॉक्टर बन जाओ, तो आप प्लीज़ डॉक्टर ना बने क्योंकि आप एक अच्छी डॉक्टर नहीं बनेंगी. हाँ, बहुत आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है. सोचें इस बारे में और हम ब्रेक ले रहे हैं. We'll be right back. अस्सलाम वालेकुम जी वंस अगेन. और आवाज हमारे गेस्ट भी ने में हमें जॉइन कर पहले देख ली थी. बिल्कुल, ये तो हम आपको बता चुके थे. वी आर एक्साइटेड टू हैव हिम ओवर. लेकिन किस चीज़ पे हमने बात करनी है पहले उसकी बात हो जाए. आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मालाकन डिवीजन में अपर दीर का दौरा किया. उन्हें स्टेबलाइजेशन ऑपरेशंस और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई. आर्मी चीफ का कहना था दुश्मन ने कश्मीरियों के यौम स्याह पर मासूमों को खून में नहलाया. दुश्मन कल भी वही था, आज भी वही है. दहशतगर्दों का नजरिया दहशत फैलाना और माशरे में खौफ की फजा कायम करना है. आर्मी चीफ ने लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में मदरसा धमाके के जख्मियों की इयादत की और कहा कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक चैन से नहीं बैठेंगे. जनरल कमर जावेद बाजवा ने हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के तनाजुर में जवानों को चौकन्ना रहने की हिदायत की है. और हम लोग जब ये पेशावर का धमाका कवर कर रहे थे, मैं और हुमा यहाँ पे स्टूडियो में, तो हम लोग भी कह रहे थे आपसे भी गुफ्तगू करते हुए कि कितनी कुर्बानी के बाद और कितनी अनथक कोशिश और मेहनत के बाद और कितनी शहादतों के बाद वो अमन हासिल किया हमने जो हमारा तोरा इम्तियाज था. दोबारा से हमने वो ज़माना भी देखा जब हम घर से बाहर निकलने से डरते थे और हमने फिर वो ज़माना भी देखा और बड़े अरसे देखा जब खौफ की फ़ज़ा ख़त्म हुई और वो जो खौफ के ताले हमारे जहनों पर पड़े हुए थे वो टूटे. और दोबारा से अगर कोई हमारे अमन को सबोताज करने की कोशिश करेगा तो उसको यकीनन मुंह की खाना पड़ेगी. और इसी पे बात करेंगे. जो गेन्स किए होते हैं ना, वो आपको लगता है कि यू हैव लॉस्ट इट एंड यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. ये वाली जो एक फीलिंग है वो बड़ी डिस्टर्बिंग हो जाती है. इसी पे हमने बात भी करनी है. और ये इस पीस जिसको हम कहते हैं उसको किस तरह मेंटेन किया जा सकता है, तो इस पर भी हम बात करेंगे. और हमें ज्वाइन किया है आज कर्नल कासिम शाह ने. कर्नल कासिम शाह को जब हम देख लेंगे तो फिर देन वी डोंट रियली नीड मच इंट्रोडक्शन. उस पर भी हम बाद में बात कर लेंगे. लेकिन पहले द टॉपिक एट हैंड कर्नल साहब, इस पर हम बात कर लेते हैं. यही कहा जाता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो अमन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा है. लेकिन जब हम इस किस्म की चीज़ें देखते हैं तो हमें फिर वी हैव टू रीविजिट कि क्या मजीद है कि हम कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले तो ये अफसोसनाक वाक़या जो हुआ और ये इन्होंने जिस तरह जो पाकिस्तान के दुश्मन जो तारीखें सिलेक्ट करते हैं, इस पर पहला वाक़या हुआ बच्चों वाला, वो किसको हुआ, 16 दिसंबर को हुआ. उनके लिए वो ये इसको प्रॉपर वो लोग इसको प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं भारत जो है. और फिर उसके बाद दूसरा वाक़या होता है. दूसरा वाक़या आपके सामने है कि जो है ना कौन सा दिन चुना जाता है, 27 दिसंबर. इसको अगर मैं रिलेट करूँ ना तो ये जो सफ़ाक लोग होते हैं ना, वो कैसे इस तरह के अपने दिनों को दुश्मनों के लिए जनाज़ों में तब्दील करते हैं, अपने इवेंट्स को. ये अगर हम लोग जब बोस्निया में थे तो सरायवो एक जगह है, आपने भी नाम सुना होगा, मैं भी देखा भी हो काफ़ी लोगों ने. तो उसमें आसपास सारे पहाड़ थे, बीच में सरायवो शहर था, इनक्लेव बेसिकली. तो पहाड़ों के ऊपर सर्ब्स थे और नीचे बोस्नियंस थे. वो क्या करते थे, जब उनकी पोस्टों के ऊपर ना उनके पहाड़ पे जगह जगह ना सर्ब्स ने पोस्टें बनाई हुई थी. वो दे यूज्ड टू डू कि अगर किसी पोस्ट के ऊपर कोई किसी सिपाही की कभी सालगिरह होती थी, कोई इस तरह वो ख़ास फंक्शन होता था, तो एक लड़की को बुलाया जाता था जो कि वो बड़ी ज़बरदस्त स्नाइपर थी. उसका निशाना स्नाइपर राइफल पे तो बड़ा अच्छा उसका उसको एक अबूर हासिल था. तो व्हाट शी यूज्ड टू डू कि वो उस पोस्ट पे बैठती थी और वहाँ से निशाना करती थी शहर के सेंट्रल स्क्वायर पे. वहाँ पे उसकी कोशिश होती थी किसी बच्चे को निशाना बनाए स्नाइपर से. तो वहाँ पे जैसे उस तक वो बच्चा निशाना बनता था सेंट्रल के स्क्वायर में, तो वो वहाँ से हवाई फायरिंग करते रहे कि यहाँ से मार दिया. तो शहर को पता लगता है वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो रही है. तो यहाँ पे एक बच्चे को निकला दिया. ये सेलिब्रेशन थी सर्बिया की. तो यही मेंटेलिटी यहाँ भी चल रही है
कि वो जो है ना अगर दिसंबर को जो है ना वो सेलिब्रेट करते 16 को तो बच्चों को खून में नहला दिया, 27 को अगर वो इस चीज़ को अपने जो है मुल्क को एज अ त्यौहार, शर्मनाक दिन है इसको अपने त्यौहार के तौर पे वो अगर वो अपना सेलिब्रेट करते हैं, उसको ऐसे वाक़या करते हैं, चीज़ें लिंक्ड होती हैं। तो वो दुश्मन की हमेशा कोशिश होती है कि वो उस मुल्क को, इसके लोगों को अपनी तरफ से सबक सिखाने की कोशिश करे। मगर ये वो रेजिलिएंट कौम है, अल्लाह का शुक्र है जिस तरीके से आपने देखो कि पिछले 10 साल हमने कहाँ से सफ़र किया, कहाँ पहुँचे, कितनी कुर्बानियाँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप पेशावर से मोटरवे पे चले ना और हम हर 100 फुट के फासले पे एक शहीद की लाश रखें तो आप लाहौर पहुंच जाएंगे और हर 100 फुट के बाद आपको एक कफन नजर आएगा। कितनी अफसोस की बात। इतनी लाशों की कुर्बानी देने के बाद ये मुल्क यहाँ पहुंचा है, इसमें पुलिस कुर्बान हुई, इसमें फौज कुर्बान हुई, इसमें आम लोग कुर्बान हुए। हमें वक्त याद है जब मज़ारात, मसाजिद, मदरसे, स्कूल्स, बाजार कुछ भी इनके लिए मंदिर महफूज नहीं है, इनके लिए गिरजा महफूज नहीं है, इनके लिए मस्जिद महफूज नहीं है। जहाँ वो देखते हैं जहाँ लोग जमा हो रहे हैं, जहाँ अमन की बात हो रही है, चाहे वो मंदिर में हो रही है, गिरजे में हो रही है, मस्जिद में हो रही है, हमने वो वक्त देख लिया, हम उस वक्त से आगे बढ़ गए, हमने सब चीजों पर काबू पा लिया, ठीक है। और बड़ी कुर्बानी के बाद अब हम दोबारा वापस नहीं जाना चाहते वहां पे, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? अच्छा, क्या ये फेंस जो बनी है, इस फेंस से पहले क्या सूरत हाल थी? होता ये था कि सुबह जब बढ़ते थे वहाँ पे 8 बजे एक बंदा रस्सी लेके तोरखम बॉर्डर पे खड़ा होता था और वहाँ पे आप अंदाज़ा करें कितने लोग वेट कर रहे हैं, 25,000 30,000 लोग वेट कर रहे होते थे। जैसे ही वो रस्सी नीचे करता रहा, सारा यलगार अंदर आती थी। ये इमिग्रेशन सिस्टम है आपका, इस तरह आके तो वो अंदर दाखिल होते। ना ऐसी कोई ये फॉर्मेलिटीज नहीं थी। तो फिर कोई भी आ जाए, शाम को 4 बजे, बहाना ये था कि शाम को 4 बजे लोगों ने चूंकि वापस जाना है तो इतनी देर हम नहीं कर सकते। अब तो प्रॉपर फेंस लग गई है, जहाँ फेंस, क्योंकि 2611 किलोमीटर है टोटल अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का बॉर्डर। अब उसमें ना अफगानिस्तान के लोग जो है ना, कभी वो हम पे ब्लेम करते रहे, हम उन पे ब्लेम करते रहे कि वो कहते रहे बंदे इधर से आते, हम कहते बंदे उधर से आते। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए चलो ठीक है हम प्रॉपर बाड़ लगाते हैं, बाड़ लगा। अच्छा, ये बाड़ जो लग गई है, जहाँ जहाँ बाड़ मुमकिन नहीं थी वहाँ पे प्रॉपर उन्हें वॉल लगा दी गई है, क्योंकि इतने लंबे 2611 किलोमीटर तक हम हर जगह एक बंदा नहीं खड़ा कर सकते थे, इस पर हर फुट के ऊपर बंदा खड़ा हो। तो फिर यही हो सकता है कि इसकी बाड़ी लग सकती थी, तो वो बाड़ लगाई और इतनी फुल प्रूफ है माशाल्लाह कि आप इसको निगोशिएट नहीं कर सकते। भी होगी ना? हाँ, वो प्रॉपर सर्वे नहीं, वो मुकम्मल तो नहीं लगी क्योंकि अभी उसके ऊपर काम हो रहा है, स्टिल काम हो रहा है। मगर जहाँ बाढ़ लग गई वहाँ दीवार लग गई, जो एरिया ऐसे हैं वहाँ पे अच्छा प्रॉपर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं बिजनेस के लिए। हमारे पास गुलाम खान है, चमन है, अंगूर अड्डा है, तोरखम है, हमारे पास ये हैं एरिया जहाँ प्रॉपर बिजनेस ट्रेड आता है। वहाँ से हमारे लिए जो ड्राई फ्रूट्स है उधर से आते हैं, अंगूर वगैरह आते हैं। सिस्टमाइज होने के बाद कितना फ़र्क पड़ा है? कितना हालात में तो हम फ़र्क देख ही रहे हैं। प्रॉपर पासपोर्ट्स पे आते हैं, पासपोर्ट के ऊपर जाते हैं, वीज़ा लगा होता है, उस तरह लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। बट दे आर स्टिल जो कि फैसिलिटेटर्स यहाँ मौजूद हैं, उधर से भी लोग इस तरह हैं जो कि, क्योंकि देखें ना दुश्मन मुल्क ने क्या किया है, उधर जाके अफगानिस्तान में जो टूटे बिखरे हुए जो रोग एलिमेंट्स थे उन सबको इकट्ठा किया है और आपके मुल्क के अगेंस्ट उनको फिर लॉन्च करने की कोशिश। और जबकि पता हो कि एंट्री एग्जिट इतना आसान हुआ ही हुआ है, तो इट्स सो इजी फॉर अस। वो अभी तो शुक्र है कि उन चीज़ों अभी चीज़ें कंट्रोल में है, बट इट विल टेक बिट ऑफ अ टाइम कि ये चीज़ें। अच्छा करण साहब, ये भी आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि पिछले दिनों देयर वाज अ न्यूज़ आइटम कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर एक स्टैम्पीड हो गई थी, इतनी दुनिया आई हुई थी वो अपने वीज़ा के लिए, बहुत सी लोग भी जाँ बहक हो गए थे उधर। तो अब हमारा जो वीज़ा सिस्टम, मतलब एवरी अफगान नेशनल हु हैज़ टू कम टू पाकिस्तान उसको वीज़ा चाहिए, जिस तरह किसी। हाँ बिल्कुल, उनको वीज़ा चाहिए, शॉर्ट टर्म वीज़ा। बिल्कुल हाँ, शॉर्ट टर्म वीज़ा। फिर चूंकि बास फैमिलीज हैं जो कि आधी इधर हैं आधी उधर है, उनकी फिर एक और मैकेनिज्म वहाँ किया गया ताकि उनको फैसिलिटेशन हो, तो वो प्रॉपर उनको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है कि भाई मेरी फैमिली उधर है, आना जाना उसके लिए। बट दोनों गवर्नमेंट्स को आपस में इन बंदों को आने जाने के लिए एक प्रॉपर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, उसके मुताबिक आते हैं जाते हैं। क्योंकि अच्छा फिर है हमारे पास पेशावर में या बलूचिस्तान में हमारे हॉस्पिटल पे अफगानिस्तान की काफ़ी आबादी डिपेंडेंट है, तो उनको आना जाना लगा रहता है। फिर उनके लिए थोड़ी सी बाज़ औक़ात जो है ना हमें रूल रेगुलेशन करनी पड़ती है। मेडिकल फैसिलिटीज में अफगानिस्तान से कितने ही लोग आते हैं इलाज कराने। वो हमसे लिंक्ड है, आपका 30 लाख लोग हमारे मुल्क में रह रहे हैं
और भाई यहाँ उनके बिजनेसेस हैं। आपने भी अक्सर बाहर निकलते पेशावर टू कराची जहाँ जाते हैं, अफगान रेस्टोरेंट के नाम पे नोबडी डिसलाइक्स कि भाई अफगान नाम क्यों रखा है, वी लव टू गो एंड हैव फूड। अफगान के नाम पे जाते हैं कि अफगान कारपेट है, अफगान फूड है, अफगान टिक्के मिलेंगे, तो उनके बिजनेसेस यहाँ पे हैं, उस पर आप जाएँ तो पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे। कल सब हम कोशिश करते रहेंगे, हम बाड़ भी लगाएंगे, हम जितना सिस्टमैटिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस तरफ से भी अगर उतनी कोशिश नहीं होगी तो ये सिस्टम चलना मुश्किल हो जाएगा, इफ नामुमकिन लेकिन मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों के रवाबित हैं क्रॉस द बॉर्डर कि भाई हम तो ये कर रहे हैं, जरा आप भी नजर रख लें। यही तो वक्त की सबसे ज़रूरत है कि वो उनका अमन हमारे से लिंक्ड है, हमारा अमन उनके साथ लिंक्ड है, तो वो इन पे वो भी ज़रा आगे बढ़े। जैसे हम उनके अमन के लिए पाकिस्तान इज़ गॉन ऑल आउट, हमने पूरी तरह कोशिश की है कि वहाँ पे उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बैठें, आपस में बात करें और बातचीत करिए, अपने मसले हल कराएं। और इवन जो अमेरिकन वहाँ से जा रहे हैं, वी आर हेल्पिंग देम कि आपस में बैठे और लेट देम गो, यहाँ के अफगानिस्तान के लोग अपनी हुकूमत करें। तो वी आर हेल्पिंग, वी एक्सपेक्ट देम कि जैसे हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान के प्रॉपर जो है नेक्स्ट इलेक्शन प्लान बनाया, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, डिसाइड किया, एक टेबल पे बैठे, उसके बाद एक प्लान बन के आगे बढ़ना। वी एक्सपेक्ट द सेम देयर एज वेल कि वो लोग भी इस तरह करें। अब तमाम फैक्शंस को, तमाम ग्रुप्स आपस में मिलें और एक चीज़ को एक कौम के तौर पे इस चीज़ को ले और हमारी भी हेल्प करें, अपनी भी हेल्प करें। तो अगर ये होगा तो तभी हो सकेगा। और हम जा रहे हैं उस तरफ दिन ब दिन, मगर ये वाक़यात जो हम दोनों में अमन देखना नहीं चाहते, वो ऐसे वाक़यात करने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, इन But we are just hoping obviously कि जो देखना चाहते हैं कि अमन हो, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। क्विकली साहब, हम जरा कुछ और भी बात करना चाहते हैं। एक तो कर्नल कासिम तो हम आपको कह रहे हैं, लेकिन एक और नाम भी हमारे बैक ऑफ द माइंड ना गर्दिश करता चला जा रहा है, तो वो अटकाया हुआ है हमने। लेकिन क्विकली इन वाक़यात के बारे में तो बताया जा रहा था थ्रेट अलर्ट थे, तो अभी क्या थ्रेट अलर्ट जनरल उसी लेवल का है? अच्छा, एक चीज़ हमेशा आती है कि थ्रेट अलर्ट, अब ये नहीं होता क्योंकि दुश्मन भी जो है ना वो पूरी तरह वो ये गैजेट्स वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडर्नाइज वो भी हो गए हैं और क्राइम के तरीके भी बड़े ऊपर चले गए हैं। तो वो ये नहीं होता कि वो आराम से बताएगा फलानी जगह पे फलाने मस्जिद को निशाना बनाने हैं। वो कोई सुनगुन मिलती है, इशारे मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, टूटे सिग्नल होते हैं, फिर देन लोग बैठते हैं, डॉट्स को आपस में मिलाते हैं, कनेक्ट डॉट करके फिर पता लगता है कि भाई कहाँ पे कैसे हो सकता है, कौन सी वल्नरेबिलिटी है, किधर को कौन सी फॉल्ट लाइन को जो है ना वो वहाँ छेड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे होते हैं और दुश्मन पूरी कोशिश करता है कि सुनगुन ना मिले। तो उसमें से कोई हमें बाद का सिग्नल्स मिलते हैं, कोई टूटे सिग्नल मिल जाते हैं, सिग्नल मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई पता लगता है कि भाई इस इलाके में लोग जमा हुए थे तो उनका टारगेट क्या हो सकता है। ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो एक मुसलसल कोशिश है। अब ये नहीं होते क्लियरली बताएंगे फलानी तारीख को फलानी जगह पे ये वाक़या होगा, नो। तो वो उससे फिर अब ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है, वहाँ पर थिंक टैंक बैठते हैं, वो सोचते हैं भाई क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं ये, और एक वो पैटर्न भी तो असेस कर ही चुके होते हैं। अच्छा जी, कर्नल कासिम इज विद अस और हमें यकीन है, हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि आपके दिमाग में क्या सवाल चल रहे हैं, वो ज़रा इन चीज़ों से हट के हैं। तो हम ब्रेक ले रहे हैं, अभी जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जाहिर है नहीं ये तो थी इज द फोरमोस्ट थिंग, लेकिन एक और हुमा के जहन में सबसे ज्यादा वो सवालात चल रहे हैं, तो वो हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और फिर जरा मूड चेंज करेंगे। कर्नल साहब हमारे साथ ही। प्याज काटने के लिए खामोश रहना जरूरी नहीं है, बातें करेंगे तो तकलीफ कम होगी। सोच रहा हूँ भाई। अब अगर मैंने आपको बगैर आवाज के सोचते देखा ना तो बहुत बुरा होगा। थिंक बट थिंक अलाउड। तो ये ग्लिसरीन का कमाल था या असली प्याज काट रहे थे? नहीं, शोएब साहब ने प्रॉपर फ्राई पैन में वो डाले थे। हाँ, वो ऐसी कोई चीज़ ना करने नहीं देते थे, प्रॉपर तरीके से करके। अच्छा, इसमें था ये नॉन स्टिक टाइप था ना उसमें, तो वो था कि जिस इस तरह आवाज़ है और धुआं निकले, वो नहीं हो रहा था, तो उसके लिए फिर कुछ करना पड़ा। वो फराज बार बार आके उसके अंदर पानी डाले तो वो नहीं हो रहा था। कहते ये मटेरियल ऐसा नहीं है, इसमें तो ये मटेरियल खराब है। अच्छा, वी हैव जस्ट कम बैक और जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है वो ये सोच रहे होंगे भी कर्नल साहब के साथ हम क्या बातें कर रहे थे और अब क्या बातें कर रहे हैं। ये कर्नल साहब इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज कैप्टन गुलशेर, जिन्होंने अल्फा ब्रावो चार्ली, ये याद होगा जो कि अब्दुल्ला को वी हैड टू जॉग हिज मेमोरी थोड़ा सा, शायद आप बहुत ही छोटे थे। हाँ, नाम आपको याद था। तो दिस इज द कैप्टन गुलशेर हु इज सिटिंग विद अस। वी हैव बीन बिग फैंस और कितने सालों बाद आज हमें चांस मिला है। उन्हें तो सुनहरे दिन भी याद है। हाँ, सुनहरे दिन, ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट एज वेल। लेकिन उसके बाद फिर
बस कर्नल साहब एक दफा जब वो एक्टिंग बग जब हो जाए, एक्टिंग बग आ गया और बहुत ही मेगा पॉपुलर बिल्कुल सीरीज कर ली, तो उसके बाद फिर आपको दिल नहीं चाहा कि मैं और करूं? नहीं, फौज में रहते हुए दिल का कोई कमाल नहीं होता, वो आपको हुक्म मिलता है कि भाई करो काम। अच्छा, ये भी हुक्म था? हाँ, तो ऑर्डर था, मुझे कहा कि आ जाओ, तो ये हुक्म था शुएब साहब की तरफ से था, उन्होंने कहा मुझे यही बंदा चाहिए। नहीं तो कोई ऑडिशन हुआ था इसके लिए या शोएब मंसूर ने कैसे क्या देखा कि ये सुनहरे दिन का था? सुनहरे दिन में हुआ ये था कि मुझे नहीं पता था कि मुझे आई वाज ऑन पनिशमेंट भी, मेरी छुट्टी बंद थी, तो मुझे रोका गया था, बाकी सारे लोग गए हुए थे, तो जिस तरह हॉस्टल में अगर एक बंदा रह गया हो, तो उन्हीं दिनों शुएब साहब आ गए, तो मुझे मेरे कंपनी कमांडर ने कहा, बदर मुनीर उस टाइम थे, उन्होंने कहा कि आप इनके साथ हो जाएं ऑन कंडक्टिंग ड्यूटी। तो मैं उनको कंडक्ट करना शुरू हो गया। मुझे जो पूछते गए कि भाई क्या होता है, मैस क्या होता है, लाइफ क्या होती है, सोच क्या होती है कैडेट की, मैं बताता गया। ना उनने मुझसे पूछा कि भाई क्यों बता रहा हूँ, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ना मैंने पूछा, ना उनने मुझे बताया कि मैं क्यों। आई थॉट को बुक लिख रहे हैं, कौन है, वो सारा हो गया। चले गए, वीकेंड के बाद चले गए। 2 महीने बाद आई रिसीव्ड एन ऑर्डर के फटाफट एडजुटेंट ऑफिस पहुंच जाओ। अब एज अ कैडेट अगर आपको एडजुटेंट ऑफिस बुला लिया जाए, समझ लो कि कुछ ना कुछ हो गया, सारे गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ के अलावा तो कोई चांस ही नहीं है, इज्जत से तो कोई नहीं बुलाता था। तो वो हम चले गए। उसके बाद उसने मुझे कहा फटाफट नया यूनिफॉर्म पहन के आओ, इसका मतलब है कि फड्डा बड़े लेवल का है, अब नहीं छोड़ देना, और यही है कि भाई शायद घर भेज दें। अब मैंने कहा हुआ क्या है? अच्छा, ये नहीं पता होता कि हुआ क्या है। आप बैठे बैठे किसी ने आपको ऑब्जर्व कर लिया है, साइकाट्रिस्ट अलहदा देख रहे होते हैं, ऑफिसर अलहदा देखो, 100 बंदे, हाँ 100 कि उनको क्या चीज़ पता लगी है, मैंने किया ही नहीं, मुझे नहीं पता। खैर बहरहाल मैं उसके बाद मुझे आई तो उन्होंने कहा जी सामने, जब मैं यूनिफॉर्म चेंज करके आया, कहते जी सामने कोस्टर उसमें बैठे हो जाएँ। कोस्टर चले गई, मुझे वहाँ ड्रॉप। अच्छा, मैं इतना घबराए हुआ, कमांडेंट ऑफिस के पास गाड़ी नहीं उतारा, मैं चला गया परेशान। देखा हूँ इतने वो ड्रिल स्टाफ आ गया, उसने मुझे ड्रिल करानी शुरू कर दी। अब ड्रिल कराने का मकसद ये है कि आपको ज़रूर किसी के सामने पेशी है, चार्जशीट है। तो मैं वही डरा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। उसने कहा चलो जी यूँ करें, एकदम एक ऑफिसर है, इनको गज़नी मेस ले जाएँ। हम गज़नी मेस चले गए, वहाँ जाके मैं बैठ गया। इतने में देखा सामने कैमरे वगैरह सामने पड़े हुए हैं। मैं कि ये कैमरे के इधर, मेस पे कोई भी नहीं था, ज़ाहिर सुबह 10-11 बजे का टाइम था। मैंने कैमरे के साथ देखा तो एक फ़ाइल पड़ी हुई थी, उस पर लिखे थे GC गुलशेर। मैंने उठाया, गुलशेर थर थर कांप रहा है, गुलशेर परेशान है। ये क्या है? आई नेवर न्यू कि ये सारी ज़िंदगी का नाम है भाई, इसके बाद की ज़िंदगी का मेरा ये नाम होगा। तो मैंने वो फाइल वापस रखा। इतने में देखा तो शुएब साहब अंदर गए। हेलो, मोहसिन रिजवी साहब थे, शुएब साहब थे। हेलो, ही इज़ अ जेंटलमैन। अच्छा, मैंने कहा ये किधर से आ गया, मैं चार्जशीट पे हूँ, तो ये आ गए मेरे पास ना। खैर मैं आ गया, हाँ बोलो शाबाश, ये जुमले बोलो। वो जुमला बोला है। अब वो मैं पहले घबराया हुआ था, और वो था कि गुरशेर घबराया हुआ, मुंह सूखा हुआ। मैं पहले था, मैं बात करते परफेक्ट। और मैंने कहा क्या परफेक्ट हो रहा है। फिर कहते को और उस तरह नेक्स्ट पेज पे घबराए हुए कुछ सेंटेंसेस थे। फर्स्ट टाइम पर कैडेट घबराई होगा ना, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं वो बोल के पर देखो वंडरफुल। और मैं कह रहा भाई, अब मैं पहले घबराया हुआ था, तो घबराए हुए सीन्स थे पहले। वो उन्होंने कहा देखो एक्सप्रेशंस देखो, एक्सप्रेशन नहीं होने थे वो पहले उन्होंने पंजाबी में नहीं कहते, तरह निकाला हुआ, वो तरह पहले निकला हुआ था। तो बहरहाल इस तरह करके ना, तो वो फिर मुझे 3-4 दिन बाद पता लगा कि मुझे इसीलिए बुलाया गया था, और कोई वजह नहीं थी। तो मैं वैसे घबराया हुआ, उन्हें सस्पेंस डाला हुआ था कि पता नहीं क्या होने वाला है। We hope to see you some other time on screen as well. हमें एक और सेशन चाहिए कर्नल साहब के साथ, बिकॉज वी रियली वांट टू नो मोर। जल्दी से ये हाँ और या ना में बता दें, कुछ आगे आ रहा है कोई टीवी वर्क आपका, कुछ समथिंग इन द मेकिंग? होपफुली यस, उस पे कुछ काम हो रहा है। दिस इज व्हाट वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल कासिम शाह, ऑल्सो नोन एज कैप्टन गुलशेर, एज यू नो। It was great to have you over. Thank you for coming over. Thank you so much. अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं और यस, This is going to be a headline break. इतनी मुझे खुशी होती है ना कि डिफरेंट फील्ड्स में जब लड़कियां जाती हैं, व्हेन विमेन यंग गर्ल्स गो इनटू डिफरेंट फील्ड्स, तो मुझे पर्सनली लगता है कि बड़ा हमें क्रेडिट मिला है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इनकरेज करते हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। कस्बा भी एक नया नाम है, मैंने बाय द वे सुना नहीं हुआ, आज 2 नए नाम हो गए हमारे पास। पहले था करतबा, नहीं करंटीना,
पिछले घंटे में था, आप लोगों को याद है तो याद दिला दें। व्हीट प्राइस, जी पहले तो हम गंदम की बात कर लें कि गंदम की मुजव्वज़ा सरकारी कीमत मुनासिब नहीं, एक और बहरान को दावत दी जा रही है। अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी भी खबरदार कर रहे हैं। आजकल शोर है कि इस स्कैंडल का कि जिसमें बज़ाहिर हुकूमत की गंदम और चीनी से मुतालिक गलत दरामदी पॉलिसियों की वजह से मुल्क को 400 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है और इस पर इल्ज़ामात और जवाबात का तबादला जारी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मसला भी सर उठा रहा है। हुकूमत ने इस सीज़न में किसानों के लिए गंदम की इमदादी कीमत जो है वो 1600 रुपए फी मन रखने का ऐलान किया है, जो ना किसानों को मंजूर है और ना अपोजिशन को और ना ही हुकूमत के इत्तेहादियों को। किसी को भी मंजूर, किसी को भी नहीं है। यस। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने एक बयान में कहा कि गंदम की कीमत सिर्फ 200 रुपए बढ़ाकर किसानों का मजाक उड़ाया गया है। फी मन गंदम की कम से कम कीमत 2000 रुपए मुकर्रर की जाए। अपोजिशन जमातों का भी यही मुतालबा है। बाजार प्राइस जो है फिक्स की जाए ताकि फार्मर जो है उसका जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ हो सके, गंदम की जो है काश्त इंक्रीज़ हो सके। ये कैसी ज़री पॉलिसी है कि जो चीज़ें जिनमें हम खुद कफ़ील थे आज हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में किल्लत है और कभी ये प्राइसेस सुनी नहीं थी। जो फर्टिलाइज़र में, जो तेल में, जो दवाओं में पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, महंगाई आई है, उसका ख्याल करते हुए, इन्फ्लेशन का ख्याल करते हुए हम गंदम की कीमत वो रखेंगे ताकि किसानों को फ़ायदा हो और इंशाअल्लाह ताला मेरे हिसाब से तो ये कीमत 2000 रुपये मन से कम नहीं होनी चाहिए। और इसी रद्द अमल के तहत फ़िलहाल तो वफाकी काबीना ने इमदादी कीमत की मंजूरी मौखर कर दी है और इस वक्त आटे की मुसलसल बढ़ती कीमत महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह बन रही है। अगर किसानों को इनकी गंदम की कीमत ठीक ना मिली तो फिर बरामद का चक्कर चलेगा, जो एक और बहरान को दावत देगा। इसमें हम जरा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कॉमर्स आलिया हमजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आलिया साहिबा। आलिया साहिबा, पहले तो ये बता दें कि इस साल गंदम का जो बहरान आया, आई एम श्योर उससे आप वाकिफ़ होंगी, इसमें किसी तरह हुकूमत ये दावा कर सकती है कि इसका कोई कसूर नहीं है? ऑल्दो कहीं मिसमैनेजमेंट हुई, इसका एतराफ़ नहीं करना चाहिए ताकि आगे कोई नेग्लिजेंस ना हो और जिम्मेदारों को सज़ा दी जाए? इंपोर्ट की चीज़ों को जिस तरह से ट्विस्ट किया जा रहा है, मैं कुछ फैक्टर्स आपके तवज्जुह से सबके सामने रखना चाहती हूँ। पहले तो दो चीज़ों के ऊपर कमेंट ये किया गया कि हमने जो इंपोर्ट किया है, देखिए मैं आपको ये बता दूँ कि हम तकरीबन 2.9 मिलियन मीट्रिक टन की वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। एक हम ट्रेड कॉरपोरेशन पाकिस्तान से, एक प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं और तीसरा हम पास्को के थ्रू कर रहे हैं। अगर किसी किस्म का जो बहरान हमें नज़र आ रहा था, उसमें मैं एक छोटी सी आपको ये दे दूं कि हमारे पास जो स्टॉक्स थे, पंजाब उनको रिलीज कर रहा था, जबकि बावजूद 5 लेटर्स सिंध गवर्नमेंट को लिखने के 21 अक्टूबर तक सिंध गवर्नमेंट ने एक दाना रिलीज नहीं किया। और जब 22 अक्टूबर को उन्होंने इतने खत लिखने के बावजूद दाना रिलीज भी किया तो उन्होंने कोई 3000 मीट्रिक टन किया। देखिए, एक क्वांटिटी होती है, हर सूबे को उस क्वांटिटी के लिहाज से गंदम रिलीज करनी चाहिए। प्लस हुआ क्या कि 860 रुपए की गंदम जो पंजाब में मिल रही थी, वही गंदम जब सिंध में 1250 की मिलने लगी तो ये सारी गंदम यहाँ से वहाँ जाने लगी, जिसकी वजह से आटे का एक बहरान पैदा हो गया। बट हुकूमत ने जो किया, हुकूमत ने फौरी तौर पर हम इंपोर्ट के लिए, जब हमें ये पता चल चुका था कि गंदम की पैदावार इस वक्त कम हुई है, तो हमने इंपोर्ट की तरफ जाने लगे। ये सारी चीज़ें हैं जो एक मिसकंसेप्शन प्रोड्यूस की जा रही है। वी जस्ट वांट टू क्लियर इट। अच्छा, ठीक है, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। ये भी बता दें कि इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं और जिस तरह आप बता भी रही हैं, ये खदशा ज़रूर है कि इस सीज़न में भी गंदम इंपोर्ट ही करना पड़ेगी और इसके लिए हुकूमत ने सस्ते सौदे करने हैं, तो आज से ही इस पर काम ऑब्वियसली शुरू कर देना चाहिए। तो क्या गंदम दरामद के लिए इस वक्त कोई काम हो रहा है? देखिए, मैं इसमें बता दूँ, बड़ी अच्छा ये क्वेश्चन है और इसमें क्लैरिटी मैं ये चाहती हूँ कि ऑलरेडी हमारे ऑर्डर्स, जिस तरह से मैंने आपको अभी ये बताया, तकरीबन 2.9 मिलियन मीट्रिक टन के हमारे इंपोर्ट के ऑर्डर्स हम दे चुके हैं। और जो हमारा पहला ऑर्डर, दो चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो पहला ऑर्डर TCP ने किया था, वो तकरीबन उसका जो टेंडर इशू हुआ था वो 7 अगस्त को हुआ था। जो ये मिसकंसेप्शन, एक तो
तो क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जी हम इंपोर्ट में लेट गए और ये सारा कुछ हुआ। एक तो हमारे इंपोर्ट के सारे टेंडर्स इशू हो चुके हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के जो हमारी वेसल्स थी वो हमारी पहुंच चुकी हैं। एक तो ये है कि अगर किसी किस्म का भी कोई वीट का एक आ रहा था तो वो अब नहीं आएगा, और आइंदा के लिए भी हम जनवरी तक की वीट के हमारे कंटेनर स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, और वो जैसे ही मतलब देखें पहुंचना शुरू हो गया और इंशाल्लाह वीट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा, बार बार असेंबली फ्लोर पर भी कहा गया, कुछ प्रोग्राम्स में भी ये कहा गया कि हम 2400 रुपए की जो वीट है हमें पड़ रही है। जाहिर है मैं रुपीज़ की टर्म्स में बता रही हूँ, डॉलर्स की टर्म्स में नहीं बता रही, क्योंकि 2400 रुपया कोट किया गया। तो मैं इसको भी क्लियर करना चाह रही हूँ कि टीसीपी ने जो ऑर्डर्स किए हैं उनके ऑर्डर्स 1545 से 1870 के दरमियान है, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने जो किए हैं वो तकरीबन कोई 1550 के दरमियान है। इसलिए ये जो एक मिसकंसेप्शन, इंशाअल्लाह ताला अवाम को वाफिर मिकदार में वीट और शुगर मिलेगी और सस्ते उसमें मिलेगी। चलें, आलिया हमजा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू। होपफुली जिस तरह प्लान कर रही हैं आप लोग, आपका दावा है कि अब आगे ये बहरान नहीं पैदा होगा और सस्ते दामों आवाम को गंदम और आटा मैसर आएगा। तो लेट्स और होपफुली ये नहीं होगा एंड वी विल बी स्पीकिंग टू यू अगेन, क्योंकि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है और उसका पहले से ही आप एक प्लान बना लें कि किस तरह इसको टैकल करना है, तो फिर इतने प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए लेटर ऑन। अच्छा जी, अभी हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूद बुखारी साहब ने। महमूद बुखारी साहब, हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत जो तजवीज़ की जा रही है उस पर किसान मुतमईन क्यों नहीं है? पहले तो आप ये एक्सप्लेन कर दें, हमें पता है कि नहीं है बट क्यों नहीं? पिछली बार से तो ज़्यादा ही पैसा मिलेगा, सो व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग आउट? बुनियादी तौर पर ये है कि किसान के अखराजात फसलों के ऊपर इतने आते हैं कि वो उसको कुछ बचता नहीं, ये बुनियाद है। और जब उसको बचेगा नहीं तो जाहिर है तो फिर वो उस पर मुतमईन कैसे हो सकता है। मैं उसकी आपको एक ये मिसाल दे दूं कि आप देखें कि DAP का रेट कहाँ चला गया, जो ज़री अद्वियात है उनका रेट कहाँ चला गया, और उसके अलावा जो विकास है उसका रेट कहाँ है। अगर हम अपने अखराजात लगाएं और बीज आप देखें कि बड़ी एक अहम चीज़ होती है, वो अगर पिछली दफ़ा हमें मिलना था तो आज उससे दूनी कीमत पे मिल रहा है, और इसलिए जो है वो हम मुतमिन नहीं है कि हमें बचत नहीं होती। पहली बात ये है। दूसरा ये है कि जब ये फैसले करते हैं तो फिर हमें कब पूछते हैं? मैं तो कहता हूँ कि मेरी फसल मेरी मर्जी होनी चाहिए। अच्छा महमूद साहब, आपके ख्याल में गंदम की कम से कम कीमत क्या होनी चाहिए? फॉर इंस्टेंस हम आप ही से पूछ लेते हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो इसका क्या असर पड़ेगा किसान पर, और क्या प्लान है आपका? अगर आपके मुतालबात ना माने गए तो व्हाट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन? इसकी 2000 रुपए कीमत होनी चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ। 2000 रुपए में किसान के अखराजात पूरे होते हैं। अगर मैं तफसील में जाऊँ तो मीडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बता सके कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 65,000 इसके ऊपर आता है एक्सपेंडिचर, और जो आमदन है अगर मैं उसकी एवरेज लगाऊं तो वो मुझे रिटर्न भी उतना ही जो है वो मिलता है। और दूसरी बात आपने ये कही कि भाई किसान क्या कर सकता है? किसान यही है कि वो गंदम से मुंह मोड़ेगा, वो अपनी ज़रूरत के लिए पैदा करेगा, और मेरे मुल्क के अंदर अनाज की जो है वो कमी होगी, फिर ये बाहर से मंगाएंगे, सब्सिडियाँ देंगे और अपने खाबे लगाएंगे और इनका जो है वो गुलशन का कारोबार चलाएंगे। I like the term गुलशन का, इनके गुलशन का कारोबार चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका महमूद बुखारी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। So, अब यू मेक सेंस सर्टनली, और जाहिर है कि जब किसान का अगर एक क्रॉप से दिल उठ जाएगा और उसको मुनाफा नहीं होगा एक क्रॉप के ऊपर, वो अल्टरनेटिव क्रॉप्स के ऊपर जाएगा। और आपको पता है हमारे स्टेपल फूड क्या है? गंदम, आटा, रोटी। I agree with you, but I have to clear my throat as well and move on to our next. हमारी गेस्ट भी हमारा इंतज़ार भी कर रही हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए खेलों की सरगर्मियाँ और मौक़े जो हैं वो बहुत ही कम है, महदूद हैं। जिस तरह भी मुमकिन हो इसमें बेहतरी लानी पड़ेगी और बिल्कुल लाई जानी चाहिए। एबा कुरैशी इसके लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं, इनका साथ दे रहे हैं इनके शौहर स्टार ऑलराउंडर और साबिक बॉलिंग कोच अजहर महमूद। Eba Qureshi is our guest this morning, joining us from Lahore.
एबा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अब आप बताइए कि आज़िर महमूद साहब को तो हम सब जानते ही हैं, हम सब उनके फ़ैन भी हैं, लेकिन एक स्टार क्रिकेटर की वाइफ होकर इतना इंटरप्राइजिंग होना, क्या एवेन्यूज़ हैं जिन पे आप काम कर रही हैं और क्या चाहती हैं, किस तरह से लड़कियां, ख़वातीन पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के मैदान में आगे बढ़ें? अस्सलाम वालेकुम हुमा एंड अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मतलब स्टार की वाइफ होना कोई और एंटरप्राइजिंग होना आई थिंक कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन मेरा एक पैशन है कि मैं स्पोर्ट्स फॉर गर्ल्स इन पाकिस्तान को बहुत प्रमोट करूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ रिसर्च के बाद हमें ये पता चला था कि पाकिस्तान में सबसे लोवेस्ट एक्टिविटी है बिटवीन 10 से 15 साल लड़कियों की, और वो काफ़ी जो है ना एक खौफनाक बात है, क्योंकि ग्लोबली हम लोग तकरीबन 10 से 15 साल की बच्चियों को देखते हैं कि वो 2 घंटे की एक्सरसाइज पर डे करती हैं, और यहाँ पे वो इतना भी नहीं होता है। तो हम चाह रहे हैं कि हम इस बात को प्रमोट करें कि एक्टिविटी बच्चियों में होनी चाहिए और 2 घंटे की एटलीस्ट मिनिमम पर डे होनी चाहिए, और ये स्कूल से शुरू होता है। तो हमने एक करिकुलम बनाया है जो UK इंस्पायर्ड है, और उसमें हम लेके आए हैं एक करिकुलम जिसमें हम बच्चियों को स्ट्रक्चर्ड PE लेसन देते हैं, और साथ में हम चाहते हैं कि लड़कियों को ये अंडरस्टैंडिंग हो कि लाइफ स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, टीम बॉन्डिंग स्किल्स एक्सेट्रा, जो कि हमें आगे ज़िंदगी में हर वक्त चाहिए होते हैं, चाहे आप काम करें चाहे आप घर पे हों। तो एक्टिविटी प्रमोट करना एक हमारा काम है। मैं एक एडवोकेसी कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ और भी लोग आके मिलें इसमें, और बेटियों को जो है ना खिलाएँ। अच्छा एबा, ये भी बताइएगा फैन गेम्स के हवाले से आप बताएं कि ये आपका स्पोर्ट करिकुलम जिसका आप जिक्र करिए, इज़ इट द सेम थिंग, और अब आप क्या इसको पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं? बिकॉज वी डू नो कि आप लंदन से आई हैं, और ये वहाँ के लिए है या यहाँ की बच्चियों के लिए? इट्स अ UK इंस्पायर्ड स्पोर्ट्स करिकुलम है, और ये एक्चुअली पाकिस्तान के लिए ही है। हमारा जो लॉन्च पैड था वो पाकिस्तान में ही था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो फिटनेस लेवल्स हैं यहाँ पे हम वो इंक्रीज़ करें लड़कियों के अंदर। एंड हम लोग ने बहुत काम किया, कुछ ICC कोचेस थे इसमें, ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड आज़िर महमूद जो हैं वो इसके पायनियर थे, उन्होंने प्रोग्राम डेवलप किया, और यहाँ के लिहाज से जो लड़कियाँ हैं, जो फिटनेस लेवल्स हैं हमारे यहाँ पे, उनको देख के हमने ये जो है ना करिकुलम बनाया था। तो ये एक्चुअली पाकिस्तान के लिए ही है। अच्छा, अब ये करिकुलम बन गया, अब इसको किस तरह से आवाम तक पहुँचाना है? चले हम देख लेते हैं, कुछ अच्छे एलीट प्राइवेट स्कूल्स में तो फिर भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, लेकिन मैसेज तक पहुँचाने के लिए, सरकारी स्कूलों तक ये पहुंचाने के लिए, उसका आपने कोई प्लान बनाया है? अभी आपने किसी स्कूल में ये इंट्रोड्यूस कराया है, नहीं कराया? हम लोग अभी अपने पायलट फेज़ में हैं। हम लोग टेस्टर सेशंस करा चुके हैं, कराची में भी और लाहौर में भी। शहजाद रॉय के कुछ स्कूल्स हैं ज़िंदगी ट्रस्ट के, हम वहाँ पे भी हमने किया। हमने TCF स्कूल्स में किया, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो TCF स्कूल है लाहौर में, और हम लोग टारगेट ही स्टेट स्कूल्स यानी गवर्नमेंट स्कूल्स और ट्रस्ट NGO स्कूल्स को कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है PE और गेम्स को प्रमोट करने की। तो हम लोग अपने 1.5 साल से कोशिश पूरी कर रहे हैं, टेस्टर सेशंस करवा रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं। हम लोगों को मदद चाहिए और प्राइवेट कंपनीज़ की कि वो आगे आएँ और हमारे साथ मदद करें, ताकि हम और फंड्स रेस करके तो हम इसको एक रोल आउट करें इस प्रोग्राम को अक्रॉस पाकिस्तान। ये इस्लामाबाद है, मतलब इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इसके बारे में हम पढ़ भी रहे थे पहले, और आप भी जो हमें बता रही हैं, बड़ा कन्विंस करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे अगर तो कुछ एलीट टॉप टियर स्कूल्स हैं उनकी बात हम नहीं करते, लेकिन अगर हम हुकूमती स्कूलों की तरफ, गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ चले जाएं, गर्ल्स स्कूल्स की तरफ चले जाएं, तो स्पोर्ट्स पे इतना तवज्जो देना, ख़ास तौर पे अपने आप को होन करना, जो भी आपके स्किल्स हो, बच्चियों को उस तरह एम्पावर किया नहीं जाता। तो आपका क्या डिज़ाइन है? एक लाइन ऐड करनी है मैंने कि सबसे पहले तो वालिदैन को भी कन्विंस करना ये ज़रूरी है हमारे माशरे में रहते हुए कि भाई अपनी बच्चियों को प्लेग्राउंड में खेलने दें, मतलब खेल तो बाद में आता है, ये कन्विंस करने का प्रोसेस को किस तरह आपने सोचा है कि पार करेंगे? तो हमारी पायलट फेज़ में जो है एक अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, जिसमें हम माँ बाप को ही कन्विंस करना चाह रहे हैं कि ये सबसे ज़रूरी बात जो है ना, ये एक्टिविटी की ये पहले घर में होनी चाहिए, उसके बाद स्कूल्स में आती है। स्कूल्स में हमने इसलिए शुरू किया था बिकॉज हमारे पास लड़कियाँ इकट्ठी होती हैं और वहाँ पे PE लेसन वैसे ही होता है, लेकिन जब तक हम ये माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे कि भाई एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है बच्चियों की वेल बीइंग के लिए, मेंटल एंड फिजिकल दोनों,
तो इसकी वजह से जो है ना हमें माइंडसेट यहाँ का चेंज करना है। जो हमारी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, अभी हम काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, एक वॉकाथॉन पे भी काम कर रहे हैं जिसमें हम माँ और बेटियों को बुलाएंगे इंशाल्लाह, और मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो एडवोकेसी और माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमारी मदद करें। हम लोग स्कूल्स में टीचर्स को भी कह रहे हैं कि जितना हम इन बच्चियों को इन कन्विंस करेंगे, ये घर जाके ये बात करें कि आज हमें पी लेसन में बड़ा मज़ा आया, आज हमने ये सीखा, एक्टिविटी से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो वही हमारा माइंडसेट चेंज होगा। और मैं चाहती हूँ कि प्राइवेट कंपनीज़ एंड मीडिया हाउसेज ये भी आगे आएँ और एक्टिविटीज़ इन गर्ल्स में ज़्यादा दिखाया जाए, मतलब उसको हम ज़्यादा प्रमोट करें जितना हम कर सकते हैं, तो माइंडसेट जब ही चेंज होगा। वेरी क्विकली, बिल्कुल आपको खुदाफिज करने से पहले, अब ये यू आर मैरिड टू अ स्टार क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, बड़ी अच्छी यादें भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म के काम भी उन्होंने किए हैं। आप भी इंडल्ज करती हैं किसी स्पोर्ट में? वी आर जस्ट क्यूरियस, हमने कहा आपसे पूछ लें। जी, बचपन में मैं बहुत खेलती थी, मैंने स्प्रिंटिंग बहुत की है, हम लोग नेटबॉल वहाँ पे इंग्लैंड में नेटबॉल एक गेम होता है, हम लोग वो बहुत खेलें। मेरी बेटियाँ दोनों माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वहाँ पे एम्बेसडर्स बनी हुई हैं। इंग्लैंड में वो अंडर 15 काउंटी क्रिकेट खेल रही हैं, क्लब के लिए खेल रही है। सो माशाल्लाह we're very happy with that। मैं चाहती हूँ कि और लड़कियाँ भी आगे बढ़ें। आपने सबसे पहले घर से शुरू करेंगे तो बाहर कन्विंस होंगे ना लोग। बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया ऐबा कुरैशी फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। यकीनन आप बड़ी कन्विंस्ड हैं इस बारे में, बड़ी कन्विक्शन है आपकी बातों में, और यहाँ यू विल बी एबल टू चेंज सम माइंडसेट्स इंशाल्लाह। ये जो बात है ना कि अगर लड़कियाँ या कोई भी फॉर इंस्टेंस इंसान जो अल्लाह ताला ने एक बॉडी दी है, इस बॉडी को हरकत की ज़रूरत है, हरकत में वैसे भी बरकत है, इसको फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है, माइंड स्टेज फ्रेश। तो बच्चियों की सेहत बेहतर होगी अगर आप उन्हें किसी न किसी एक्टिविटी में इंडल्ज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में। ब्रेक के बाद मैं वेट कर रही थी कि आप रुकेंगे। मूविंग ऑन एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, आपको बताएं कि ATR तैयारा हादसे में PIA की गफलत साबित हो रही है। 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाला PIA का ATR तैयारा हवेलियाँ के करीब गिरकर तबाह हो गया था। जुनेद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हुए थे। एविएशन डिवीजन ने सिंध हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा कराई थी, ताहम ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा टर्बाइन ब्लेड टूटने की वजह से हुआ और टर्बाइन का ब्रेक होना PIA मेंटेनेंस की गलती थी। PIA का एक और बड़ा तैयारा रमज़ान में आपको याद है हादसे का शिकार हो चुका था। PIA हमेशा पायलट पर मलबा डालने के बजाय अपने सिस्टम पर भी नज़र डाले। ऑल्दो कुछ बेहतरी आ रही है, चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत पुराने नहीं, बहुत ही ताज़ा इंसिडेंट्स हैं। तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अब्दुल्ला हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे जानते हैं एग्जैक्टली ये जो ATR तैयारा हादसा था। और इसमें आपको पता है हाई प्रोफाइल शख्सियात में जुनेद जमशेद साहब हम सबसे जुदा हो गए हमेशा के लिए, तो इसलिए भी ये तैयारा हादसा नहीं भूलता। वैसे तो कोई इतना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ना भी हो तब भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपसे ये पूछना चाहेंगे सबसे पहले तो कि ATR हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे का जिम्मेदार जो है वो PIA को माना जा रहा है। PIA को इस सिलसिले में क्या बताया गया है उसकी एक थोड़ी सी डिटेल दे दें, आपकी मालूमात क्या कहती हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की तहकीकाती एक टीम का है जिसका नाम एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है, जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वो डायरेक्टली हुकूमत पाकिस्तान के मातहत रह के काम करता है। किसी भी हादसे की सूरत के अंदर वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करते हैं और उनकी बनाई हुई रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को डायरेक्ट प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मामला ये है कि चूंकि एक उसके ऊपर एक केस अदालत ने उठाया हुआ है और अदालत ने डायरेक्ट उस इन्वेस्टिगेशन टीम को बुला के उनसे रिपोर्ट तलब की। इस सिलसिले के अंदर वजारत हवाबाजी का आज एक बड़ा क्लियर बयान आया है जिसके ऊपर उन्होंने ये बात बोली है कि अभी तक किसी भी किस्म की जिम्मेदारी का तयन नहीं किया गया और वो तहकीकाती जो टीम है वो अपना काम अभी भी जारी रखे हुए और किसी भी किस्म के हतमी नतीजे के ऊपर पहुंचने के लिए उनको मजीद वक्त दरकार है। यहाँ पे मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक ये रिपोर्ट जो मुरतब की जाएगी तो ये अगेन हुकूमत को और हुकूमत के अंदर काबीना को प्रेजेंट होगी और इस सिलसिले के अंदर जो भी प्रोसीजरल चेंजेस या किसी भी किस्म की जिम्मेदारी का तयन है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उसको PIA को बताया जाएगा और PIA पाबंद है उन तमाम उनकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करने के लिए। PIA पाबंद है उन तमाम रिकमेंडेशंस को फॉलो करने के लिए और ये
सब कुछ आवाम तक पहुँचाया जाएगा। अब्दुल्ला साहब, वक्त की कमी है वरना हम आपसे और भी पूछते। फिलहाल आपका शुक्रिया, लेकिन वील की ऑफ कोर्स वील कीप एन आई ऑन दिस कि हुआ क्या है। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद में। Let us talk cricket now. How about that? पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे जुमे को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तानी कैप ने से बुरी खबर यह है कि नायब कप्तान शादाब खान जो है एक्चुअली वो इंजरी के बाइस मैच नहीं खेल सकेंगे। पहला मैच नहीं खेल सकेंगे, पहला से तो फिर इट सीम्स लाइक कि बिल्कुल ही नहीं खेल सकेंगे। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। कौमी टीम ने फ्लडलाइट्स में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। ये क्या हो रहा है? ये बच्चों को याद कराते हैं ना। वही लग रहा। यू गो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अच्छा, यू फील्डिंग की खूब मशकी। दूसरी जानिब टीम जिम्बाब्वे ने भी पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन किया है। टीमें आज भी पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। ऑब्वियसली तमाशाइयों के बगैर ही होंगे मेरा ख्याल है। आई एम श्योर ये मैचेस भी। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन क्या हम वो टेक्नोलॉजी हम कब तक लेके आएंगे जब 3D में आपको पता है ना स्क्रीन्स के जरिए सारे ना लाएं। इट्स ओके, लेकिन तालियां और इस किस्म की शोर शराबा, साउंड इफेक्ट्स होना बड़ा जरूरी है। आपको पता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, SOPs हैं, तो उसके तहत ही हम भी खेलेंगे। अच्छा जी, दो लोग जिनका चांद पे प्लॉट है, जरा हैं कुछ लोगों के प्लॉट चांद पे नहीं हैं। हैं ज़मीन बिकी। आपको याद है वो जो भारतीय अदाकार जिन्होंने खुदकुशी की थी, सुशांत सिंह राजपूत, उनकी भी चांद पे जमीन थी। वो बातें होती हैं, वो वाली ये स्कीम्स होती हैं जिसमें जमीन कोई नहीं होती लेकिन बेच दो, वो वाला चल रहा है उधर। अच्छा जी, तो नई तहकीक करने वाले जो हैं साइंसदान, पाकिस्तानी तो नंबर 1 होने चाहिए। वही तो बेच रहे हैं चांद। तो साइंसदानों ने जी अब कहा है कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है। अंदाज़ा कर लें तो अब जिन्होंने प्लॉट ले लिए उनको पानी भी मिल जाएगा। They'll just have to make a well or something। पानी की मिकदार पिछले तस्वुरात से कहीं ज़्यादा हो सकती है और इसके अलावा चांद की सतह पर मौजूद बर्फ़ की तहों में भी पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हो सकते हैं। नेचुरली बर्फ़ किसी चीज़ से तो बनी होगी ना। चांद पर पानी के आसार की खबर के बाद अमरीकी खलाई इदारे नासा ने चांद पर पानी मौजूद होने की तस्दीक कर दी है। नासा के मुताबिक चांद पर कम से कम 60 करोड़ मेट्रिक पानी बर्फ की सूरत में मौजूद है। साइंस की दुनिया में इसे बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। सो आई वंडर के बर्फ कहाँ है। उससे पहले कितने लोग चांद पे गए? मुझे ऐसी बातें आ रही है ना, जैसे प्रेशर पंप लगा देते हैं चांद पे, ट्यूबवेल लगा देते हैं, कराची मुंह वाले सारा पानी। बेकार के आइडियाज हैं, आप इन पे तवज्जो ना दें और आप हमसे मुलाकात करें कल।